नमस्ते मेरे दोस्त। ज़रा अपनी गली के क्रिकेट मैच के बारे में इमेजिन करो। सोचो, अगर कोई एक ही लड़का तय करे कि वही बैटिंग करेगा, वही बॉलिंग करेगा और बाकी सब सिर्फ फील्डिंग करेंगे, सारे नियम भी वही बनाएगा। क्या आप ऐसी टीम में खेलना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। ये तो नाइंसाफ़ी होगी और इसमें मज़ा भी नहीं आएगा। अब चलो इसी बात को एक पूरे देश पर लागू करके देखते हैं। मेरे दोस्त, एक ऐसे देश की कल्पना करो जहां सारी शक्तियां, जैसे कानून बनाने की, हमारे शहरों को चलाने की और हमारी सड़कें बनाने की, सिर्फ एक ही समूह के हाथ में हो। क्या होगा अगर वह समूह सिर्फ अपने ही इलाकों में अस्पताल और स्कूल बनाए और बाकी सबको नज़रअंदाज कर दे? क्या आपको लगता है कि ऐसा देश शांति से रह पाएगा? मेरे दोस्त, इसीलिए हमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करने की ज़रूरत है, सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता किसी एक इंसान के हाथ में बंद नहीं होती, इसे समझदारी से बांटा जाता है। यह एक टीम की तरह काम करता है। इसमें नियम बनाने वाले लोग होते हैं, जैसे संसद में बैठे लोग। नियमों को लागू करने वाले लोग होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री और सरकारी अधिकारी। और अंपायर की तरह यह देखने वाले लोग होते हैं कि नियम सही है या नहीं, यानी अदालतें और जज। मेरे दोस्त, यही साझेदारी वो सीक्रेट है जिससे लोकतंत्र चलता है। अब कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं, अगर आप सत्ता को साझा करेंगे तो आप उसे बांट रहे हैं। क्या इससे देश कमज़ोर नहीं हो जाएगा? ये तो ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि अगर तुम अपने दोस्तों के साथ गर्मा गर्म बिरयानी की प्लेट साझा करोगे तो उसका स्वाद कम हो जाएगा। क्या यह सच है, या फिर खाना बांटकर खाने से सब ज्यादा खुश होते हैं और पार्टी में और भी मजा आता है? आज हम इसी सवाल को गहराई से समझने के लिए दो मज़ेदार असली कहानियों को जानेंगे। एक कहानी यूरोप के एक छोटे से देश बेल्जियम की है और दूसरी हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की है। मेरे दोस्त, ये कहानियाँ एक ही समस्या पर बनी दो अलग अलग फिल्मों की तरह हैं। ये हमें दिखाती हैं कि जब आप सत्ता को साझा करते हैं तो क्या होता है, और जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है। पहले बेल्जियम की बात करते हैं। ये यूरोप का एक छोटा सा देश है। मेरे दोस्त, ये तो हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है और इसकी आबादी बस 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा है, यानी हरियाणा में रहने वाले लोगों की लगभग आधी। बेल्जियम एक छोटा देश, बड़े अंतर। लेकिन मेरे दोस्त, बेल्जियम मिली जुली मिठाई के डिब्बे जैसा है। यहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं। इसी को हम जातीय, एथनिक बनावट कहते हैं। इसे ऐसे समझो, जातीय समूह ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, एक बड़े परिवार की तरह, क्योंकि उनकी संस्कृति, भाषा या अपने पूर्वजों की कहानियाँ एक जैसी होती हैं। बेल्जियम में यह मिला जुलापन पूरी तरह से भाषा पर आधारित है। कल्पना करो कि देश एक बड़ा सा केक है। इसका एक बड़ा टुकड़ा, यानी 59% लोग फ्लेमिश नाम के इलाके में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। एक और बड़ा टुकड़ा, यानी 40% लोग वेलोनिया नाम के इलाके में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। और एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा, सिर्फ 1% लोग जर्मन बोलते हैं। लगता है ना कि यह तो बहुत आसान है, लेकिन रुको मेरे दोस्त, कहानी में एक बड़ा मोड़ है। चलो अब बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स पर नज़र डालते हैं। यहाँ तो मामला पूरी तरह से उल्टा है। ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और सिर्फ 20% लोग डच बोलते हैं। अब ज़रा इस बारे में सोचो, पूरे देश में फ्रेंच बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक थे, लेकिन वे ज़्यादा अमीर और ताकतवर थे। वहीं डच बोलने वाले लोग, जो देश में बहुमत में थे, उन्हें ऐसा लगता था कि विकास और अच्छी शिक्षा का फ़ायदा उन्हें नहीं मिल रहा है। मेरे दोस्त, ये कुछ ऐसा है जैसे दोस्तों के एक बड़े ग्रुप में एक छोटा अमीर बच्चा हमेशा सबसे अच्छे खिलौने पहले ले जाता है। इससे दोनों समूहों के बीच बहुत तनाव पैदा हो गया। ठीक वैसा ही तनाव जैसा आपको किसी बड़ी परीक्षा से पहले महसूस होता है। और यह तनाव ब्रुसेल्स में कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि डच बोलने वाले लोग बाकी हर जगह तो बहुमत में थे, लेकिन अपनी ही राजधानी में वे अल्पसंख्यक थे। श्रीलंका, एक द्वीपीय राष्ट्र। अब चलो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका चलते हैं। यह तमिलनाडु से समुद्र के पार बस थोड़ी ही दूरी पर है। मेरे दोस्त, इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के लगभग बराबर।
और भारत की ही तरह श्रीलंका भी विभिन्न समुदायों का एक सुंदर मिश्रण है। यहाँ के मुख्य समूह हैं सिंहली भाषी लोग, जो सबसे बड़ा समूह हैं और आबादी का 74% हिस्सा हैं, और तमिल भाषी लोग जो 18% हैं। लेकिन मेरे दोस्त, तमिलों में भी दो समूह हैं। एक हैं श्रीलंकाई तमिल, जिनके परिवार सदियों से इसी द्वीप पर रहते आए हैं, और दूसरे हैं भारतीय तमिल, जिनके परदादा परदादी ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से चाय के बागानों में काम करने के लिए यहाँ आए थे। ज़्यादातर सिंहली भाषी लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। ज़्यादातर तमिल लोग हिंदू या मुसलमान हैं, और एक छोटा समूह ईसाइयों का भी है, जो तमिल और सिंहली दोनों हैं। यह कितना अंतरंगा परिवार है। ठीक है मेरे दोस्त, अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखें बंद करो। कल्पना करो कि आप इनमें से किसी एक देश के नेता हो। आपके देश का भविष्य आपके हाथों में है। आप क्या करते? चलो बेल्जियम के बारे में सोचते हैं। डच भाषी समुदाय में ज़्यादा लोग थे। वे चाहते तो अपनी भाषा और अपने नियम फ्रेंच और जर्मन भाषी लोगों पर थोप सकते थे। लेकिन मेरे दोस्त, ये तो आग में पेट्रोल डालने जैसा होता है ना? ये झगड़ा और भड़क सकता था। शायद देश 2 टुकड़ों में बंट जाता और दोनों पक्ष राजधानी ब्रुसेल्स के लिए आपस में लड़ते रहते। अब चलो श्रीलंका चलते हैं। यहाँ सिंहली समुदाय का बहुमत तो और भी बड़ा था, लगभग 3/4 लोग। वे आसानी से कह सकते थे, हम बहुमत में हैं, इसलिए हमारी ही चलेगी, हर किसी को हमारे नियम मानने होंगे। तो आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? क्या उन्होंने टकराव का रास्ता चुना या सहयोग का? बेल्जियम और श्रीलंका के नेताओं ने असल में क्या फैसला किया? मेरे दोस्त, हमने दोनों देशों को एक चौराहे पर छोड़ा था, जहां एक रास्ता सहयोग की ओर जाता है, दूसरा टकराव की ओर। चलो देखते हैं कि श्रीलंका ने कौन सा रास्ता चुना। याद करो, श्रीलंका हमारे ठीक बाद 1948 में एक आज़ाद देश बना। सिंहली समुदाय के नेता, जो भारी बहुमत में थे, उन्होंने अपनी संख्या को देखा, आबादी का 74%, और सोचा, हम सबसे बड़ा समूह हैं, इसीलिए मालिक भी हमें ही होना चाहिए। मेरे दोस्त, इस सोच का एक नाम है बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटेरियनिज्म। यह एक खतरनाक मान्यता है कि बहुमत वाले समुदाय को यह अधिकार है कि वह जैसे चाहे देश पर शासन करे और अल्पसंख्यक समूहों के सपनों, ज़रूरतों और अधिकारों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दे। ये उस गली क्रिकेट मैच जैसा ही है जिसमें बड़ी टीम ये तय कर ले कि वह हमेशा पहले बैटिंग करेगी और जब चाहे नियम बदल देगी। क्या ये सही है? नहीं। और दुख की बात है कि श्रीलंका में यही होना शुरू हो गया। सरकार ने एक एक करके ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए जिनसे तमिलों को महसूस होने लगा कि वे इस देश का हिस्सा नहीं हैं। कदम 1, भाषा पर हमला। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसने सिंहली को देश की एकमात्र आधिकारिक भाषा बना दिया। तमिल भाषा को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। सोचो, अगर भारत में सरकार अचानक घोषणा कर दे कि केवल बंगाली ही आधिकारिक भाषा होगी, तो हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी और हमारी अन्य सभी सुंदर भाषाओं का क्या होगा? लोगों को कैसा महसूस होगा? तमिलों को ठीक यही झटका लगा। कदम 2, अनुचित फ़ायदा। सरकार ने सिंहली लोगों को विशेष रियायतें देना शुरू कर दिया। जब विश्वविद्यालय में दाखिले या सरकारी नौकरी की बात आती तो सिंहली उम्मीदवारों को पहली प्राथमिकता दी जाती थी। ज़रा सोचो, एक तमिल छात्र और एक सिंहली छात्र के अंक बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन जगह सिंहली छात्र को मिलती है। यह तो ऐसा है जैसे 2 बल्लेबाजों ने 100 रन बनाए, लेकिन मुख्य टीम में केवल उसी को चुना गया जो कप्तान के मोहल्ले का है। इसने समान अवसर के वादे को तोड़ दिया। कदम 3, एक राजकीय धर्म। एक नया संविधान लिखा गया जिसमें कहा गया कि सरकार बहुमत वाले सिंहली लोगों के धर्म यानी बौद्ध धर्म की रक्षा करेगी और उसे बढ़ावा देगी। अब खुद को उस समय के एक युवा तमिल व्यक्ति की जगह रखकर देखो, आपको कैसा महसूस होता? हर नए कानून के साथ आपको अपने ही घर में एक मेहमान की तरह महसूस होने लगता। आपको लगने लगता कि सरकार को आपकी भाषा, आपकी संस्कृति या आपके भविष्य की कोई परवाह नहीं है। ठीक यही हुआ।
सिंहली और तमिल समुदायों के बीच के रिश्ते में दरार आने लगी। तमिलों ने शांतिपूर्ण संघर्ष शुरू किए। उन्होंने बहुत सीधी सादी मांगें रखीं। कृपया हमारी भाषा को भी मान्यता दें, कृपया हमें शिक्षा और नौकरियों में समान अवसर दें, कृपया हमारे क्षेत्रों को अपने स्थानीय निर्णय लेने की शक्ति दें। लेकिन उनकी आवाज़ को बार बार अनसुना कर दिया गया। 1980 के दशक तक ये दरारें एक बहुत बड़े गड्ढे में बदल चुकी थीं। अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष अब एक अलग देश, एक तमिल ईलम की गुस्से भरी मांग में बदल गया। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये गुस्सा और अविश्वास एक गृह युद्ध में बदल गया। मेरे दोस्त, गृह युद्ध, सिविल वॉर सबसे दुखद युद्ध होता है। ये तब होता है जब एक देश खुद से ही लड़ता है, भाई भाई से लड़ता है। लगभग 30 वर्षों तक श्रीलंका हिंसा की आग में जलता रहा। दोनों समुदायों के हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, लाखों लोगों ने अपने घर और अपनी रोजी रोटी खो दी और कई लोग शरणार्थी बनकर देश से भाग गए। ये युद्ध आखिरकार 2009 में समाप्त हुआ, लेकिन यह अपने पीछे गहरे दर्दनाक घाव छोड़ गया। मेरे दोस्त, ये वह दिल दहला देने वाली कीमत है जो एक देश तब चुकाता है जब वह सत्ता को साझा करने के बजाय उस पर कब्जा करना चुनता है। श्रीलंका की कहानी कितनी दुखद थी, लेकिन अब चलो वापस यूरोप चलते हैं, उस छोटे से देश बेल्जियम में। बेल्जियम के नेताओं ने अपने देश में उसी तरह के मतभेदों को देखा और कहा, नहीं, हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, सामंजस्य का रास्ता। सामंजस्य का क्या मतलब है? इसका मतलब है सबके लिए जगह बनाना। इसका मतलब है एक दूसरे के लिए तालमेल बिठाना। जैसे एक बड़े परिवार में सब लोग खुशी से एक साथ रहने के लिए थोड़ा बहुत समझौता करते हैं। बेल्जियम के नेता जानते थे कि अपने देश को एकजुट रखने के लिए उन्हें सभी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। इसलिए 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4 बार बदलाव किए। उन्होंने एक प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों की तरह शांति के लिए सही फॉर्मूला खोजने के लिए अथक प्रयास किया, और उन्होंने जो समाधान निकाला वह शानदार था। यहाँ उनके अद्भुत मॉडल के मुख्य समाधान हैं। शीर्ष पर बराबर के भागीदार। संविधान में यह नियम बनाया गया, मुख्य केंद्र सरकार में डच भाषी और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यह एक ऐसे व्यवसाय की तरह है जिसके 2 बराबर के भागीदार हों, भले ही एक थोड़ा बड़ा हो। इसका मतलब था कि कोई भी एक समूह बड़ा बॉस नहीं बन सकता था। क्षेत्रों को वास्तविक शक्ति। केंद्र सरकार की बहुत सारी शक्तियां डच और फ्रेंच क्षेत्रों की राज्य सरकारों को दे दी गईं। और मेरे दोस्त, सबसे मज़ेदार बात यह थी, ये राज्य सरकारें सिर्फ आदेश लेने वाली शाखाएं नहीं थीं, वे अपने आप में शक्तिशाली थीं। ये एक संयुक्त परिवार की तरह है जहां घर के मुख्य नियम दादा दादी तय करते हैं, लेकिन आपके माता पिता को घर के अपने हिस्से को संभालने का पूरा अधिकार होता है। राजधानी के लिए एक उचित सौदा। याद है ब्रुसेल्स का वो मोड़ जहां फ्रेंच भाषी बहुमत में थे? उन्होंने सिर्फ ब्रुसेल्स के लिए एक अलग सरकार बनाई और उस सरकार में दोनों समुदायों ने समान प्रतिनिधित्व पर सहमति जताई। ये एक शानदार समझौता था। फ्रेंच भाषी लोग ब्रुसेल्स में इस सौदे के लिए इसलिए सहमत हुए क्योंकि डच भाषी लोग केंद्र सरकार में बराबरी के लिए सहमत हो गए थे। ये लेन देन का एक बेहतरीन उदाहरण है। शानदार सामुदायिक सरकार। ये तो सबसे अनोखा विचार था। उन्होंने एक तीसरे प्रकार की सरकार बनाई। यह सामुदायिक सरकार एक भाषा समूह, डच, फ्रेंच या जर्मन के लोगों द्वारा चुनी जाती है, चाहे वे बेल्जियम में कहीं भी रहते हों। ये सरकार संस्कृति, शिक्षा और भाषा से संबंधित हर चीज़ का ध्यान रखती है। ये ऐसा है जैसे एक स्कूल में सभी हिंदी भाषी छात्रों के लिए एक विशेष छात्र परिषद हो, सभी मराठी भाषी छात्रों के लिए दूसरी, और इसी तरह। और हर परिषद अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पुस्तकालयों का प्रबंधन करती है। आपको लग सकता है कि बेल्जियम का मॉडल बहुत कंफ्यूजिंग है, और सच कहूँ तो बेल्जियम में रहने वाले लोगों को भी यह कंफ्यूजिंग लगता है। लेकिन मेरे दोस्त, इसी मॉडल ने बेल्जियम को उस भयानक सिविल वॉर से बचाने में मदद की जो हमने श्रीलंका में देखा।
और यहाँ उनकी सफलता का सबसे बड़ा सबूत है जब यूरोप के देशों ने यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया, जो राष्ट्रों की एक सुपर टीम है, तो उन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ बनाने के लिए चुना? ब्रुसेल्स में। उन्होंने ब्रुसेल्स को इस बात के प्रतीक के रूप में चुना कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के लोग एक साथ रह सकते हैं। कल्पना करो कि दो छात्राएं एनेट और सेल्वी अलग अलग स्कूलों में हैं। सेल्वी श्रीलंका में है, जो चाहती थी कि उसके स्कूल में तमिल में पढ़ाया जाए, और एनेट बेल्जियम में है, जिसके माता पिता चाहते थे कि उसके डच स्कूल में फ्रेंच एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। आपको क्या लगता है किसके माता पिता के सफल होने की संभावना अधिक होगी? बेल्जियम में। अपनी सामुदायिक सरकार के साथ जो भाषा के मुद्दों को संभालती है, एनेट के माता पिता शायद कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन श्रीलंका में, जैसा कि हमने देखा, ऐसी मांगों को बार बार ठुकरा दिया गया। तो बेल्जियम और श्रीलंका की इन दो बिल्कुल अलग कहानियों से हम क्या सीखते हैं? दोनों ही लोकतंत्र हैं, लेकिन उन्होंने सत्ता की साझेदारी के सवाल को बहुत अलग अलग तरीकों से संभाला। बेल्जियम की कहानी ने हमें सिखाया कि जब आप सभी का सम्मान करते हैं और सत्ता साझा करते हैं, तो आप एक मजबूत और एकजुट टीम बनाते हैं। श्रीलंका की कहानी ने हमें यह दुखद सबक सिखाया कि जब बहुमत सारी ताकत हथियाने की कोशिश करता है, तो यह देश की आत्मा और उसकी एकता को तोड़ सकता है। तो ये हमें इस बड़े सवाल पर लाता है, सत्ता को साझा करना इतना अच्छा विचार क्यों है? इसके दो तरह के कारण हैं। एक, युक्तिपरक कारण, और दो, नैतिक कारण। मेरे दोस्त, मैं इन्हें दिमाग से लिए गए फैसले और दिल से लिए गए फैसले कहना पसंद करता हूँ। पहला युक्तिपरक कारण, प्रूडेंशियल रीजंस। ये कारण इस बात पर आधारित हैं कि अच्छे परिणाम कैसे लाए जाएं और बुरे परिणामों से कैसे बचा जाए, ठीक वैसे ही जैसे आप सबसे अच्छे नतीजे पाने के लिए समझदारी भरे फैसले लेते हैं, जैसे संघर्ष को कम करता है। सत्ता की साझेदारी अच्छी है क्योंकि यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना को कम करने में मदद करती है। सोच कर देखो, अगर हर किसी को लगे कि उसका भी प्रतिनिधित्व है और उसकी भी बात सुनी जा रही है, तो वे लड़ेंगे ही क्यों? स्थिरता सुनिश्चित करता है। सामाजिक टकराव अक्सर हिंसा को जन्म देता है और देश को राजनीतिक रूप से अस्थिर बना देता है। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था को स्थिर और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी एक शानदार तरीका है। एकता को कमज़ोर होने से बचाता है। बहुमत वाले समुदाय की इच्छा को दूसरों पर थोपना थोड़े समय के लिए एक आसान और आकर्षक समाधान लग सकता है, लेकिन लंबे समय में यह असल में देश की एकता को नुकसान पहुंचाता है और उसे कमज़ोर करता है। सबकी रक्षा करता है। जब बहुमत अपनी ताकत का इस्तेमाल अल्पसंख्यक को दबाने के लिए करता है, यह सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए ही बुरा नहीं है, ये अक्सर बहुमत वाले समुदाय को भी नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के लिए श्रीलंका में गृह युद्ध, सिविल वॉर ने सिर्फ तमिलों को ही नहीं बल्कि सभी को प्रभावित किया। इसका एक बेहतरीन भारतीय उदाहरण है। मेरे दोस्त, आप गांवों में हमारी पंचायतों के बारे में तो जानते ही हो, है ना? पंचायतों को शक्ति देना एक बहुत ही समझदारी भरा युक्तिपरक निर्णय है। कल्पना करो कि आपके गांव को एक नए हैंडपंप की ज़रूरत है। उसे लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन जानता है? दूर किसी शहर में बैठा कोई सरकारी अधिकारी या गांव के लोग खुद? जब गांव वालों के पास फैसला करने की ताकत होती है तो काम बेहतर तरीके से होता है, भ्रष्टाचार कम होता है और यह वास्तव में हमारे लोकतंत्र को ज़मीनी स्तर से मजबूत करता है। दूसरा, नैतिक कारण, मॉरल रीजंस। अब आते हैं दूसरे तरह के कारणों पर। नैतिक कारण, ये दिल वाले कारण हैं। ये तर्क देते हैं कि सत्ता साझा करना बस इसलिए सही है क्योंकि यह एक सही काम है। कल्पना करो कि तुम्हारा परिवार एक यात्रा की योजना बना रहा है। तुम्हारी राय पूछने का दिमाग वाला कारण, युक्तिपरक कारण ये है कि शायद तुम्हारे पास घूमने के लिए किसी अच्छी जगह का कोई बढ़िया विचार हो। लेकिन दिल वाला कारण, नैतिक कारण बस इतना है, तुम परिवार का हिस्सा हो और तुम्हारी आवाज़ मायने रखती है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है।
एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ जनता के लिए नहीं होती, उसे जनता द्वारा भी चलाया जाना चाहिए। लोगों को यह जानने का अधिकार है कि उन पर शासन कैसे किया जाएगा। यह उनका देश है, उनका जीवन है। एक सरकार वास्तव में तभी वैध बनती है, एक ऐसी सरकार जो किसी दूर के शासक जैसी नहीं बल्कि अपनी सरकार जैसी लगे, जब नागरिकों को लगता है कि व्यवस्था में उनकी वास्तविक हिस्सेदारी है। तो दिमाग हमें बताता है कि सत्ता साझा करने से समस्याएं रुकती हैं और बेहतर परिणाम मिलते हैं, और दिल हमें बताता है कि यह निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और सही काम है। मेरे दोस्त, यही तो इसकी खूबसूरती है। तो हम इस बात पर सहमत हैं कि सत्ता साझा करना बहुत बढ़िया है, लेकिन आप वास्तव में ऐसा करते कैसे हैं? क्या इसका सिर्फ एक ही तरीका है? नहीं, आधुनिक लोकतंत्रों ने सत्ता साझा करने के कई शानदार तरीके खोज निकाले हैं। आइए 4 सबसे आम रूपों को देखें। रूप 1, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल वितरण या बंटवारा। इसमें सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, जो सभी एक ही स्तर पर होते हैं। इसे 3 खिलाड़ियों के बीच रॉक पेपर साइजर्स के खेल की तरह समझो। विधायिका, द लेजिस्लेचर, नियम बनाने वाले जैसे हमारी संसद। कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव, नियम लागू करने वाले जैसे प्रधानमंत्री और मंत्री। न्यायपालिका, द जुडिशरी, नियमों के रखवाले जैसे सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतें। कोई भी एक खिलाड़ी सर्वशक्तिमान नहीं है, हर कोई दूसरे पर नज़र रख सकता है। उदाहरण के लिए, न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून को रद्द कर सकती है अगर वह अनुचित है। विधायिका कार्यपालिका से उनके काम के बारे में सवाल कर सकती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है, और यह सुनिश्चित करती है कि सरकार का कोई भी एक अंग तानाशाह न बन जाए। तुम इसे खबरों में काम करते हुए देख सकते हो। उदाहरण के लिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य सरकार को मुंबई के बाल गृहों में बच्चों के रहने की स्थिति में सुधार करने का आदेश दिया। यह न्यायपालिका, हाई कोर्ट द्वारा कार्यपालिका, राज्य सरकार पर नियंत्रण रखने का एक उदाहरण है। रूप 2, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल वितरण। इसमें सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जाती है। सबसे ऊपर दिल्ली में केंद्र सरकार है, जो पूरे देश के लिए निर्णय लेती है। यह पूरी इमारत की नींव और मुख्य ढांचे की तरह है। फिर राज्य सरकारें आती हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु में। वे इमारत की अलग अलग मंजिलों की तरह हैं, जिन्हें अपने मामलों का प्रबंधन करने की शक्ति है। और उसके नीचे हमारी नगर पालिकाएं और पंचायतें हैं, जो हमारे शहरों और गांवों का प्रबंधन करती हैं। वे हर एक अपार्टमेंट का प्रबंधन करने वाली समितियों की तरह हैं। इसे संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम कहा जाता है। बेल्जियम ने अपने क्षेत्रों को वास्तविक शक्ति देने के लिए इसे अपनाया। श्रीलंका ने इससे इनकार कर दिया और हमने उसके दुखद परिणाम देखे। रूप 3, सामाजिक वितरण। सत्ता को विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी साझा किया जा सकता है, जो भाषा या धर्म पर आधारित हो सकते हैं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इसका सबसे शानदार उदाहरण है। भारत में हमारे पास आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। इसका क्या मतलब है? मेरे दोस्त, ये एक भरी हुई स्कूल बस की तरह है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि कुछ सीटें छोटे बच्चों के लिए आरक्षित और बुक्ड हों, ताकि बड़े छात्र उन्हें धक्का न दें। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कमज़ोर वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को हमारी संसद और विधानसभाओं में चुने जाने और अपनी आवाज़ सुनाने का उचित मौका मिले। इसका मकसद यह पक्का करना है कि निर्णय लेने वाली मेज़ पर सभी को एक सीट मिले। रूप 4, जन शक्ति का बंटवारा, पार्टियां और विरोध प्रदर्शन। अंत में लोकतंत्र में सत्ता राजनीतिक दलों और अन्य समूहों के बीच भी साझा की जाती है। चुनावों को एक रिले रेस की तरह समझो। सत्ता एक पार्टी से दूसरी पार्टी को मिलती है। कभी कभी अगर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो 2 या 2 से अधिक पार्टियां देश चलाने की जिम्मेदारी साझा करने के लिए हाथ मिला लेती हैं
और गठबंधन सरकार बनाती हैं। आप इसे भारत में हर समय समाचारों में देखते हो। और फिर दबाव समूह होते हैं, आप उन्हें टीवी पर देखते हो। व्यापारी संघ, किसान यूनियन, डॉक्टरों के समूह। वे सरकार नहीं चलाते हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन या चर्चा करके वे सरकार के फैसलों को प्रभावित करते हैं। यह आपके माता पिता के संघ की तरह है, जो परीक्षा कार्यक्रम या बस शुल्क के बारे में बात करने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल से मिलते हैं। वे अपनी आवाज उठाकर सत्ता में हिस्सेदारी कर रहे हैं। सत्ता की साझेदारी सिर्फ एक किताब का अध्याय नहीं है। यह एक खुशहाल, मजबूत और एकजुट देश के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक ऐसे खेल के बीच का अंतर है जहां हर कोई खेलता है और मजे करता है, और एक ऐसे खेल के बीच जहां एक दादागिरी करने वाला लड़का सबके लिए मजा खराब कर देता है। और मेरे दोस्त, यह एक ऐसा सबक है जो याद रखने लायक है। मेरे दोस्त, ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक आखिरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक असली पहेली के बारे में एक असली कहानी। चलो लेबनान नाम के एक देश के शहर बेरूत चलते हैं। यह शहर भी हमारे मुंबई या दिल्ली की तरह ही जिंदा दिली से भरा हुआ है। इसी शहर में खलील नाम का एक नौजवान रहता है। उसके पिता एक ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं और उसकी माँ एक सुन्नी मुसलमान है। बेरूत में यह आम बात थी, लेकिन यह खूबसूरत मिश्रण एक दर्दनाक अतीत की छाया में भी रहता था। लेबनान एक भयानक सिविल वॉर यानी गृह युद्ध से गुजरा था, जहां समुदाय एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। ये एक अंधकार भरा समय था जिसने गहरे घाव छोड़े, और खलील ने उस युद्ध में अपने चाचा को भी खो दिया था। जब युद्ध आखिरकार समाप्त हुआ तो लेबनान के नेता एक शांति सूत्र बनाने के लिए एक साथ बैठे। यह सत्ता साझा करने के लिए बनाए गए कड़े नियमों का एक समूह था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि युद्ध फिर कभी न हो। उनका समझौता यह था, देश का राष्ट्रपति एक मैरोनाइट ईसाई ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री एक सुन्नी मुसलमान ही होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री का पद एक ऑर्थोडॉक्स ईसाई के लिए है, और संसद का अध्यक्ष एक शिया मुसलमान ही होना चाहिए। ये सरकार के लिए एक स्थायी तय मेन्यू जैसा था। अब खलील, जो एक होशियार, लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी लड़का है, वह अपने देश का नेतृत्व करने का सपना देखता है। लेकिन उसकी एक समस्या है। वह अपने माता पिता दोनों के धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन वह सिर्फ एक धार्मिक पहचान के साथ नहीं जाना चाहता। उसे लगता है कि वह सबसे पहले एक लेबनानी है, लेकिन इन तय नियमों के तहत राष्ट्रपति का शीर्ष पद उसकी पहुंच से पूरी तरह बाहर है। उसे लगता है कि वह एक ऐसी व्यवस्था में फंस गया है जो उसके पैदा होने से भी पहले बनाई गई थी। वह सोचता है, हम भारत की तरह एक सामान्य लोकतंत्र क्यों नहीं हो सकते? हम सिर्फ एक चुनाव क्यों नहीं करा सकते? सभी को भाग लेने दें और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले वह नेता बन जाए। मेरा धर्म मेरा भविष्य क्यों तय करे? लेकिन उसके परिवार के बड़े बुजुर्ग, जिन्होंने अपनी आंखों से युद्ध की भयावहता देखी है, उसे कुछ अलग बताते हैं। वे कहते हैं, खलील, ये नियम आपको भले ही अनुचित लगे, लेकिन यही व्यवस्था हमारे देश को एक साथ जोड़े रखने वाली गोंद है। यह शांति के लिए हमारी सबसे अच्छी गारंटी है। तो अब ये कठिन सवाल आपके लिए। कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक जादुई कलम है और तुम लेबनान के लिए नियमों को फिर से लिख सकते हो। क्या आप खलील का समर्थन करोगे और एक सबको मौका मिलने वाला चुनाव कराओगे? लेकिन क्या होगा अगर इससे पुराने संघर्ष वापस आ जाए? या आप बड़ों से सहमत होंगे और उन्हीं पुराने नियमों पर टिके रहोगे जिन्होंने शांति बनाए रखी है, भले ही वे नई पीढ़ी को अनुचित लगते हों? या क्या आप कोई तीसरा बिल्कुल अलग तरीका सोच सकते हो? कोई आसान जवाब नहीं है ना? मेरे दोस्त, ये कहानी हमें दिखाती है कि असल दुनिया में सत्ता की साझेदारी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और नाजुक संतुलन का काम हो सकता है। वाह, हमने क्या शानदार सफ़र तय किया है। हमने बेल्जियम की सफलता की कहानी देखी, हमने श्रीलंका की दिल दहला देने वाली ट्रेजेडी देखी,
हमने लेबनान में खलील की कठिन दुविधा से भी जूझ कर देखा। हमने यह सफ़र एक बड़े सवाल के साथ शुरू किया था, क्या सत्ता साझा करने से देश कमज़ोर होता है? और मुझे लगता है कि हमने मिलकर एक शक्तिशाली जवाब ढूंढ लिया है। नहीं, सत्ता की साझेदारी कोई कमजोरी नहीं है। ये किसी देश की एक महाशक्ति है। ये बांटती नहीं, ये जोड़ती है। ये एक विविध राष्ट्र को एक साथ बांधने वाला फेविकोल है। चलो जल्दी से उन सुनहरे नियमों को दोहराते हैं। नियम नंबर 1, साझेदारी झगड़ों को रोकती है। जैसा कि समझदार बेल्जियम के लोगों ने हमें दिखाया, सत्ता साझा करने से टकराव कम होता है और देश स्थिर और शांतिपूर्ण रहता है। नियम नंबर 2, साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। यह इस खेल की मूल भावना है। यह सुनिश्चित करता है कि हर किसी की आवाज़ सुनी जाए, जिससे सरकार वास्तव में अपनी सरकार बनती है। नियम नंबर 3, सत्ता पर कब्जा करने से विनाश होता है। श्रीलंका की दुखद कहानी एक दर्दनाक याद दिलाती है कि जब बहुमत हावी होने की कोशिश करता है तो यह भयानक संघर्ष को जन्म दे सकता है, जो सभी को चोट पहुंचाता है। हमने ये भी सीखा कि सत्ता साझा करने के कितने शानदार तरीके हैं। क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच और लोकतंत्र की रिले रेस में राजनीतिक दलों के माध्यम से। और मेरे दोस्त, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा अपना अतुल्य भारत है। सोचकर देखो, हिमाचल प्रदेश के बर्फीले पहाड़ों से लेकर तमिलनाडु के धूप वाले समुद्र तटों तक, गुजरात के रेगिस्तान से लेकर अरुणाचल की हरी भरी पहाड़ियों तक। हमारे यहाँ सैकड़ों भाषाएं, इतने सारे अलग अलग धर्म, त्योहार, भोजन और परंपराएं हैं। हमारी विविधता कोई समस्या नहीं है, यह हमारी ताकत है। यह हमारा राष्ट्रीय खजाना है। सत्ता की साझेदारी वह चाबी है जो इस खूबसूरत, रंगीन और विविध भारतीय परिवार को एक साथ रहने और एक साथ बढ़ने का मौका देती है। यही है जो लोगों की भीड़ को एक राष्ट्र में बदलती है, और यही है जो हमें वास्तव में भारतीय बनाती है। Got any questions? Ask in the comments below. We are here to help. Subscribe for more. And let's keep learning together. That's a wrap. Now go out there and amaze the world with what you've learned. See you in the next one.